हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिंपल ट्रैक स्टडी। तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था वैद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण और द्विध्रुव के अक्ष और निरक्ष तीव्रताएं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल के मध्य तुलना। तो ये हमारा चैप्टर 1 कूलम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का पार्ट नंबर 4 है। तो आइए देखते हैं वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल के मध्य तुलना। Comparison between electric field and electric force and gravitational force। तो समान रूप से ये दोनों ही बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं, मतलब कि दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमणीय होते हैं। तो एक तरफ लगाएंगे गुरुत्वाकर्षण बल और दूसरी तरफ वैद्युत बल, परंतु इनमें कुछ भिन्नताएं भी होती हैं। तो उन्हीं भिन्नताओं को देखते हैं। तो पॉइंट नंबर 1, किन्हीं दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षक प्रवृत्ति का होता है। इसकी प्रवृत्ति आकर्षक होती है। और वैद्युत बल आकर्षक व प्रतिकर्षक दोनों ही प्रकार का होता है। और दूसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा कि गुरुत्वाकर्षण बल दो पिंडों के मध्य माध्यम पर निर्भर नहीं करता। दो पिंडों के मध्य माध्यम पर निर्भर नहीं करता। और वैद्युत बल माध्यम पर निर्भर करता है। ये दो पिंडों के मध्य माध्यम पर निर्भर करता है। और तीसरा पॉइंट हो जाएगा, किन्हीं दो वस्तुओं के बीच वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत अधिक प्रबल होता है। मतलब गुरुत्वाकर्षण बल की प्रबलता कम होती है और वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत अधिक प्रबल होता है। इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। मान लीजिए दो प्रोटॉन, तो दो प्रोटॉनों के बीच वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से, दो प्रोटॉनों के बीच वैद्युत बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत अधिक, लगभग 10 की घात 36 गुना अधिक होता है। इसे आप नोट में लिख लीजिए कि वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से लगभग 10 की घात 36 गुना अधिक होता है। अब अगली हेडिंग हम डिस्कस करेंगे आवेशित वलय के अक्ष पर स्थित बिंदु पर छेद की तीव्रता। तो आइए देखते हैं। आवेशित वलय के कारण अक्ष पर स्थित बिंदु पर छेद की तीव्रता। तो इसके लिए एक सिंपल सा डायग्राम बना लेंगे। थोड़ा ढंग से बनाएंगे।
ये माना एक आवेशित वलय है, इसका केंद्र O है और इस पर प्लस Q आवेश समान रूप से वितरित किया गया है। और इसमें मान लीजिए दो सूक्ष्म अवयव, एक सूक्ष्म अवयव ये AB है और दूसरा सूक्ष्म अवयव ये CD है। अब सूक्ष्म अवयव है तो इस पर आवेश भी सूक्ष्म ही होगा, यानी कि डेल्टा Q, और इस पर भी आवेश डेल्टा Q ही होगा। और मान लेते हैं इसकी त्रिज्या स्मॉल a है, तो बिंदु O से स्मॉल x दूरी पर एक बिंदु P है। बिंदु O से स्मॉल x दूरी पर मान लीजिए एक बिंदु P है, जहाँ हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो इससे भी इसकी दूरी स्मॉल r हो जाएगी, मान लेते हैं इस अवयव से, और इस अवयव से भी इसकी दूरी स्मॉल r मान लेते हैं, ये यहीं पर है। तो ये स्मॉल r हो गई, ये स्मॉल r हो गई, और ये थीटा हो गया, और ये डेल्टा E हो जाएगा। तो ये भी डेल्टा E हो जाएगा, और ये डेल्टा E कॉस थीटा क्षैतिज घटक। अब इसे हम जब क्षैतिज घटकों में विभाजित करेंगे, हमने बताया था निरक्ष पर तीव्रता, तो डेल्टा E साइन थीटा हो जाएगा, जो कि आपस में निरस्त हो जाएंगे। ये भी डेल्टा E साइन थीटा, ये दोनों आपस में निरस्त हो जाएंगे। तो फिगर हो गया। अब इसके बारे में थोड़ा सा, ये भी थीटा ही हो जाएगा, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिख लेंगे कि माना एक आवेशित वलय, ये फिगर से ही लिखना है, माना एक आवेशित वलय जिस पर प्लस Q आवेश समान रूप से वितरित किया गया है, इसकी त्रिज्या स्मॉल a है, केंद्र O से x दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ हमें तीव्रता की गणना करनी है। तो माना वलय जो है अनेक सूक्ष्म अवयव से मिलकर बना हुआ है, तो ऐसा ही एक सूक्ष्म अवयव AB है जिस पर हमें डेल्टा Q आवेश है। तो इस अवयव के कारण P पर तीव्रता देखते हैं। तो अब लिखेंगे इस अवयव के कारण, अतः चित्र से इस सूक्ष्म अवयव के कारण P पर तीव्रता, P पर तीव्रता हो जाएगी डेल्टा E। सूक्ष्म अवयव पर है तो तीव्रता भी सूक्ष्म ही होगी, तो डेल्टा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और सूक्ष्म आवेश डेल्टा Q अपान R स्क्वायर, तो डेल्टा Q अपान R स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। और यदि इसके विपरीत जो अवयव CD था, तो उस कारण भी तीव्रता जो होगी वो भी डेल्टा E होगी। अतः स्पष्ट है कि इन्हें समांतर व लंबवत घटकों में विभाजित करना। तो जब हम इसे समांतर व क्षैतिज जब हम इसे समांतर व लंबवत घटकों में विभाजित करेंगे, तो डेल्टा E साइन थीटा जो लंबवत घटक है वो तो निरस्त हो जाएंगे, जैसे हमने उसमें निरस्त किया था निरक्ष पर छेद की तीव्रता पर। तो जो क्षैतिज घटक या फिर समांतर घटक कह सकते हैं, वो आपस में जुड़ जाएंगे। तो अतः P पर संपूर्ण वलय के कारण परिणामी तीव्रता हम निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा कैपिटल E इज इक्वल टू सिग्मा डेल्टा E कॉस थीटा। तो अब हम यहाँ पर डेल्टा E का मान रख लेंगे, ये सिग्मा हो जाएगा, डेल्टा E का मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के डेल्टा Q अपान R स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब हम चूँकि ऊपर फिगर में आते हैं, हम यहाँ से कॉस थीटा निकाल लेंगे। कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आधार बटे कण, यानी कि x/r। तो हम इसकी वैल्यू रख देंगे यहाँ पर। तो ये सिग्मा यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और सिग्मा यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा Q के साथ। तो डेल्टा Q अपान R स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की जगह पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर इनका x/r, तो यहाँ पर x/r रख देंगे। अब इससे हम r की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो r स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। तो r इज इक्वल टू हो जाएगा √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो इसकी भी वैल्यू हम रख लेंगे।
और चूँकि सिग्मा ऑफ डेल्टा क्यू मतलब आवेश का योग कितना होगा, तो ये कैपिटल स्मॉल क्यू ही हो जाएगा। तो ये आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू अपान आर स्क्वायर की जगह पर हम वैल्यू रख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इंटू एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि आर है तो इसका रूट लगा हुआ, तो इसकी पावर रूट लिखें या पावर लिखें 1/2। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू इंटू एक्स अपान इसकी होल पावर हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर हो जाएगी 3/2। तो ये हमारी इक्वेशन निकल आएगी और प्रूव्ड हो जाएगा इस प्रकार से। तो अब इसके कुछ केस बनते हैं, तो आइए वो भी डिस्कस करते हैं। मान लीजिए केस 1, यदि बिंदु P वलय के केंद्र पर हो, अर्थात जो दूरी है वो 0 हो, यानी कि x इज इक्वल टू 0, तो तीव्रता भी 0 हो जाएगी। ऐसे ही पता है लेकिन देख लेते हैं। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू इंटू एक्स का मान 0 तो अपान एक्स स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये 0 तो पूरा 0 हो जाएगा। तो E इज इक्वल टू 0। अब केस 2 चेक करते हैं। ये केस 2 बनता है, यदि P केंद्र से बहुत अधिक दूरी पर हो। यदि जो बिंदु है, बिंदु P केंद्र से बहुत अधिक दूरी पर हो, तो मतलब कह रहा है एक्स स्क्वायर मच ग्रेटर देन ए स्क्वायर। तो हम ए स्क्वायर को नगण्य मान लेंगे, या ए स्क्वायर को छोड़ने पर ए स्क्वायर को नगण्य मानने पर, तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू एक्स अपान एक्स स्क्वायर और इसकी पावर ए स्क्वायर 0 हो जाएगा। नगण्य मानेंगे तो 3/2, ए 2 कैंसिल, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू अपान एक्स क्यूब, क्यू अपान एक्स क्यूब हो जाएगा। अतः इस स्थिति में ये इस स्थिति में जो वलय होगा बिंदु आवेश की तरह व्यवहार करेगा। तो हम लिख लेंगे अतः इस स्थिति में वलय बिंदु आवेश की तरह व्यवहार करेगा। ये बिंदु आवेश की तरह इसलिए व्यवहार करेगा क्योंकि हमने जो बिंदु आवेश की तीव्रता निकाली थी वो भी आई थी E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू अपान एक्स स्क्वायर या आर स्क्वायर। ओ यहाँ पर एक्स स्क्वायर होगा, तो कहाँ का ये एक्स मिस हो गया है, तो एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा तो स्क्वायर होगा। तो ये हमारी होगी फाइनली इक्वेशन E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू अपान एक्स स्क्वायर। अब हमारी करेक्ट है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, कोई बात नहीं। तो अतः वलय भी जो है बिंदु आवेश की तरह ही व्यवहार करेगा। तो अब हमारा ये चैप्टर तो फिनिश हो गया है। तो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो एक एक नंबर में अक्सर पूछे जाते हैं, उन पर डिस्कशन कर लेते हैं, फिर ऑलमोस्ट ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो देखते हैं, अभी तक हमने पढ़ा है रेखीय आवेश घनत्व, क्षेत्रीय आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। कभी कभी एक एक नंबर की डिफिनीशन पूछ लेते हैं तो वो भी देखते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, रेखीय आवेश घनत्व, तो एकांक लंबाई में निहित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। एकांक लंबाई में निहित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं।
अर्थात लेमडा इज इक्वल टू डी क्यू अपान डी एल। इसी से परिभाषा बनी है एकांक लंबाई में निहित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। अब दूसरा क्षेत्रीय आवेश घनत्व। तो एकांक क्षेत्रफल में सेम डिफिनीशन रहेंगी, पर थोड़ा सा चेंजिंग होता रहेगा। तो एकांक क्षेत्रफल में निहित आवेश को क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो क्षेत्रीय आवेश घनत्व होता है, उसे सिग्मा से डिनोट करते हैं, अर्थात सिग्मा इज इक्वल टू एकांक क्षेत्रफल में तो डी एस अपान डी क्यू अपान डी एस। तो एकांक क्षेत्रफल में निहित आवेश। फिर आयतन आवेश घनत्व। तो एकांक आयतन में निहित आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, अर्थात इसे हम रो से डिनोट करते हैं, रो इज इक्वल टू डी क्यू अपान डी वी। फिर आता है परीक्षण धनावेश। जब तक हम पढ़ते आए हैं परीक्षण धनावेश क्यू नॉट, तो उसे कहते किसे हैं आखिर, तो देखते हैं। क्यू नॉट या क्यू जीरो। तो यह एक काल्पनिक आवेश है, इसे लिखे दे रहे हैं, यह एक काल्पनिक आवेश है जो अत्यंत अल्प धन बिंदु होता है, या फिर कह सकते हैं जो अत्यंत अल्प धन बिंदु आवेश होता है, कामा जिसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता। तथा इसको वैद्युत क्षेत्र में रखने पर जो पहले से आवेश रखा होता है, यानी कि मूल आवेश या मूल क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता। और एक टॉपिक देख लेते हैं, सिंपल सा है कि जो वैद्युतरोधी माध्यम होता है उसके लिए परावैद्युतांक K का मान कितना होता है। तो वैद्युतरोधी माध्यम के लिए परावैद्युतांक K का मान होता है 6। ये बहुविकल्पी में पूछ लेता है, तो इसलिए ध्यान रखेंगे। तो हमारा ये पूरा चैप्टर नंबर 1 कूलम्ब्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्लीट हो गया है। अब इसके न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल्स होंगे, और कैसे सॉल्व करना है इजीली तरीके से, और सभी टाइप्स उनके बताए जाएंगे। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।